हमारे इंडिया में अराउंड 77% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिर्फ 5% फाइनेंशियल एसेट में, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या शेयर्स हो गए या बॉन्ड्स हो गया। ऐसा क्यों है? लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी नुकसान में नहीं जा सकती, जिसके दाम हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट में भी बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करके फंस चुके हैं। इवन मैं खुद भी रियल एस्टेट में पैसे लगा के फंस चुका हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल एस्टेट बाय करने के नुकसान क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपको रियल एस्टेट क्यों नहीं बाय करने चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए हमको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको रियल एस्टेट खरीदने के नुकसान बताऊं, चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार लोग ज्यादा रियल एस्टेट पे क्यों भरोसा करते हैं। क्यों उनको लगता है कि आखिर रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। आखिर क्यों 77% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अहेड स्टार्टअप सबसे पहला रीजन है, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब भारत की इकोनॉमी ग्रो होना स्टार्ट हुई थी और लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ था। तब लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो रियल एस्टेट या तो गोल्ड। शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए एक तरह से एलियन की तरह था। ये बिल्कुल नई थी शेयर मार्केट और इसमें पैसा लगाने से लोग डरते थे। वो डर आज तक कायम है। इसीलिए मोस्टली हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। हमारे पेरेंट्स मोस्टली यही कहते हैं कि घर में इन्वेस्टमेंट करो, जमीन में इन्वेस्टमेंट करो। जिसके पास घर या जमीन होती है उसके ऊपर पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। प्रॉपर्टी प्राइस ऑलवेज गो अप। जो दूसरा रीजन है कि लोग ज्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रीजन है कि उनको लगता है कि रियल एस्टेट के प्राइस हमेशा ऊपर ही जाते हैं। ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 2000 और 2013 के बीच में, जब रियल एस्टेट बहुत ज्यादा ग्रो की थी और जिन्होंने भी रियल एस्टेट में पैसे लगाए थे उनका पैसा अच्छा खासा बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट हमेशा ग्रो ही करती है। बहुत सालों से रियल एस्टेट अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट आज रियल एस्टेट में करना चाहते हैं उनके लिए ये खराब इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बहुत सदियों के बाद, बहुत सालों के बाद कहीं रियल एस्टेट के अंदर बूम आता है और उस टाइम को पहचानना शायद किसी के बस की बात नहीं। 1990 और 96 के बीच में रियल एस्टेट काफी डाउन गई थी। जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों को पता होगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद नहीं होता है। हमेशा रियल एस्टेट का पैसा बढ़ता नहीं है। मैग्निफिसेंट रिटर्न, अभी जैसे मैंने बताया कि 2003 और 2013 के बीच में रियल एस्टेट के दाम काफी ऊपर गए और जिन्होंने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की उनके बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्हीं को देख के उनके जितने भी रिश्तेदार और जितने भी फ्रेंड्स थे उनको यही बिलीव हो गया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद है। अमीर बनना है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ है। एक्चुअली में रियल एस्टेट इतना ज्यादा फायदा नहीं देता। लुकिंग ऑन एब्सोल्यूट रिटर्न नॉट द कंपाउंड रिटर्न। और जो अगला रीजन है कि रियल एस्टेट में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रिटर्न को देखते हैं। मान लो आपने 50 लाख का एक घर लिया तो उसके 15 साल को उसको होल्ड करके रखा तो उसकी वैल्यू हो सकता है 50 लाख से 70 लाख रुपए हो जाए और आपको लगता है कि वाह 20 लाख का रिटर्न मिल गया। लेकिन तो अगर इसको अगर कंपाउंड किया जाए तो देखा जाएगा तो 8 या 9% से ज्यादा रियल एस्टेट कभी रिटर्न देता ही नहीं। और वहीं पे अगर शेयर मार्केट को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में निफ्टी ग्रो हुई, निफ्टी ने रिटर्न दिया है अराउंड 15% से 16% तक का। इसको अगर कंपाउंड करेंगे तो आपका 50 लाख हो सकता है आपका 1.5 करोड़ बन जाता। तो लोग जो है एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं क्योंकि उनके पास इकट्ठे पैसा आता है, वही रिटर्न देखते हैं। लोग तो कभी कंपाउंड को कैलकुलेट करते ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो आए दिन हम अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को खोल के देखते रहते हैं कि मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा भी है या नहीं। और वही देखते देखते अगर कहीं घटने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं। यही बात हम नहीं कर पाते एक प्रॉपर्टी। जब आपने घर लिया, मान लो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घर लिया, तो आप थोड़ी ना आए दिन पता करते रहोगे कि ये घर बेच दूं, घर बेच दूं। उसको आप कितने सालों तक, 15 साल 20 साल तक होल्ड रखते हो और जब बेचते हो तो आपको ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन वो रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता जितना आपको फाइनेंशियल एसेट जैसे बॉन्ड्स या शेयर मार्केट में मिल जाता है।
तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग की वजह से लोगों को लगता है कि घर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जबकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड या शेयर्स बाय करके रख लेते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वाई रियल इस्टेट इज नॉट गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि रियल इस्टेट आखिर क्यों आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मिडिल क्लास के तौर पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट ये सही नहीं है। 1990 तक देखा जाए तो रियल इस्टेट कोई खरीदता ही नहीं था, कोई भी घर नहीं खरीदता था, क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जो भी जॉब करते थे उनको फ्लैट्स कंपनी की तरफ से मिलते थे, या तो गवर्नमेंट के फ्लैट मिलते थे या अच्छी कंपनी जो होती थी वो उनको फ्लैट देती थी रहने के लिए। इसलिए कोई भी घर नहीं खरीदता था। जब रिटायरमेंट हो जाती थी तभी लोग घर खरीदते थे, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट हुई लोगों को शौक लगने लग गया कि हमें अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, अपना रहने के लिए घर खरीदना चाहिए। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अच्छे बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया, बहुत से टैक्स बेनिफिट दिए, कुछ में लोन में छूट मिली गवर्नमेंट की कुछ स्कीम की वजह से, और इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट थे वो काफी कम हो गए। पहले सिर्फ 65 या 70% लोन मिलता था प्रॉपर्टी के रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन आज देखा जाए तो 95% लोन आप ले सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। तो इतने ज्यादा बेनिफिट मिलने की वजह से लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। बट ऐसे बहुत से रीजन हैं जिनकी वजह से आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना भारी साबित हो सकता है। चलिए हम वो रीजन जानते हैं कि क्यों आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट साइज। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए? आप 500 रुपए से स्टार्ट करके 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर खरीदना है तो आपको कम से कम यहाँ इंडिया के प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 30 लाख 35 लाख तो कम से कम चाहिए ही। अगर गांव में भी खरीदते हैं तब भी आपको 15-20 लाख रुपए से कम नहीं पैसा लगेगा। जितने में एक घर आता है उतने में तो आप 50 कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। मान लो 50 में से 40 कंपनियां डूब जाती हैं तब भी 10 कंपनियां आपको इतना रिटर्न दे जाएंगी कि आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन यही अगर घर खरीदते हैं तो एक ही जगह पे इतना सारा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लो वो घर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना ज्यादा आपका पैसा डूब जाएगा। एज ए मिडिल क्लास डेफिनेटली आप लोन लेके ही घर खरीदते हैं, और वो आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको लोन भी जिंदगी भर भरना पड़ेगा, और आपका खरीदा हुआ घर वो आपको अच्छी रिटर्न भी नहीं देके जाएगा, और आपको कोई बायर भी टाइम से नहीं मिलने वाला है। लिक्विडिटी दूसरा रीजन जो है कि आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है वो है लिक्विडिटी। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो कभी भी बस एक क्लिक से अपने शेयर को बेच सकते हैं, और अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो क्या अगर सोनार के पास जाओ वो गोल्ड आपका जरूर खरीद लेगा। लेकिन अगर आप प्लॉट या घर खरीदते हैं तो इसको बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसके सही टाइम पे कोई भी आपका बायर नहीं मिलेगा, और इमरजेंसी में अगर आपको घर बेचना पड़ा तो आपको नुकसान में ही बेचना पड़ेगा। और इसीलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना मेरी नज़र में सही नहीं है। रीजन नंबर 3, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, दुनिया भर के खर्चे होते हैं कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। इनको मिला जुला के देखा जाए तो प्रॉपर्टी का 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दैट मीन्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो 1 करोड़ 10 लाख की हो गई, और जब आप बेचने जाएंगे तब भी उसमें से गवर्नमेंट कितने % टैक्स ले लेगी, आपके रिटर्न पे भी टैक्स लेगी। आप जो प्रॉपर्टी बाय करेंगे, आप जो प्रॉपर्टी बेचेंगे उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग। तो आपके पास इन द एंड कुछ भी नहीं बचता है रिटर्न के तौर पे। अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रॉपर्टी में जो रिटर्न मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता। कुछ म्यूचुअल फंड में तो आपको टैक्स फ्री बेनिफिट भी मिलते हैं, टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी के अंदर आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सोचते हैं कि आपको इन द एंड फायदा होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इन सभी ट्रांजैक्शन की फीस को कैलकुलेट करके आप चेक करोगे तो आपका रिटर्न 0 के बराबर होगा। नॉन स्टैंडर्ड असेट, अगर आप गोल्ड बाय करते हैं दिल्ली में और उसको जाते हैं चेन्नई में बेचने तो आपको सेम रेट मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ पैसों का फर्क हो, अदरवाइज सेम ही होगा। आप अगर शेयर बाय करते हैं तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के शेयर खरीद सकते हैं और उनको बेच सकते हैं, पैसा सेम ही लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं
तो दिल्ली में आपको अलग दाम मिलेगा और मुंबई में अलग दाम मिलेगा। ये तो रही स्टेट्स की बात। मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वहाँ के फ्लैट का दाम है 45 लाख और यहीं से 2 किलोमीटर आगे पीछे जाके आपको प्रॉपर्टी सेम फ्लैट, सेम साइज का फ्लैट, सेम बना हुआ आपको 30 लाख में मिलेगा। बस 2 किलोमीटर के फर्क में 15 लाख का गैप पड़ गया। इसका प्रॉपर्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। अगर लोग बढ़ जाते हैं तो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है। अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग बिल्डर्स अपने नाम के अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं, चाहे जमीन का दाम सेम ही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स अपने नाम के पैसे लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में कोई भी आपका स्टैंडर्ड नहीं होता या आपने आज खरीदा और कल को उतने में ही बेच देंगे। हो सकता है कल को कोई सोसाइटी बदनाम हो जाए तो आपको अच्छे दाम नहीं मिलने वाले हैं, जबकि दूसरी सोसाइटी जिसका नाम होगा उस पे आपको प्रॉपर्टी के दाम ज़्यादा मिलेंगे। मर्की सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी पॉलिटिशियन के साथ अच्छी खासी पहचान होती है, वो ज़मीनों को सस्ते में खरीद के फ्लैट बनाते हैं, घर बनाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा और पॉलिटिशियन के साथ कांटेक्ट नहीं है ना, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना किसी काम का नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वही लोग कर सकते हैं वो जो बहुत अच्छा, जिनके पास पैसा है, जिनके पॉलिटिशियन के साथ कांटेक्ट है और जो इसको एज ए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल के तौर पे, मिडिल क्लास के तौर पे ये इन्वेस्टमेंट आपके किसी काम की नहीं है, आपको कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं देगी। दूसरी बात यह भी है कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी होती है। मैं खुद अपने पैसे डुबा चुका हूँ एक जगह पे ज़मीन के पैसे देकर। बाद में पता चला कि वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल तक नहीं मिला, तो मेरे पैसे वहाँ पे डूब गए। ऐसे बहुत से इंडिया में लोग होंगे जिन्होंने रियल एस्टेट में अपना बहुत सारा पैसा या तो डुबाया है या तो फंस गए हैं पैसे लगाकर, जो उनके पैसे निकल भी नहीं सकते। इन्हीं सब रीजनों की वजह से मेरी नज़र में आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेरी फाइनल थॉट यही है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा भी कमा चुके हैं। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, नो डाउट। और बहुत से बिल्डर होते हैं, वो तो खरबपति, अरबपति, पता नहीं कौन से पति बन जाते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। हाँ, इसको करने के लिए आपको बिजनेस माइंड होना चाहिए। आपको अगर ये गेम खेलनी आती है कि किसी से सस्ते में प्रॉपर्टी बाय करके उसको बेच दिया जाए, तो ये गेम आप खेल सकते हैं। लेकिन ये इजी गेम नहीं है और इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। तो अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास इंसान हैं, मेरी तरह जॉब करते हैं, इजी लाइफ जीते हैं, तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। आप बेहतर होगा कि कोई SIP करवा ले या थोड़े बहुत नॉलेज लेके अच्छे शेयर्स बाय कर लें। वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और कभी आपका नुकसान नहीं होगा। प्रॉपर्टी में तो आपको 100 में से 80% आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। और अगर आप अभी भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो भगवान आपका भला करे, आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिले। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना जो आपको फोर्स कर रहे होंगे कि बेटा ज़मीन खरीद ले।